अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स का ये हमारे पास पांचवा लेक्चर है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर ली थी, तो इसका मतलब हमारा चैप्टर एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था। आज इसकी समरी को देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के जो लेक्चर हैं उनको मैं अलहदा रखना चाहता हूँ इस वजह से, क्योंकि वो एक अलग सीरीज़ में उसकी भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी और इनके लेक्चर के साथ ही मिल जाएगी। इस वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम किसी भी दूसरे थ्योरी के लेक्चर के अंदर मिक्स नहीं करूँगा। आज हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो समरी है फिजिक्स द स्टडी ऑफ एंटायर फिजिकल वर्ल्ड। ये जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो आपने दोबारा से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मोस्ट बेसिक क्वांटिटी दैट कैन बी यूज डिस्क्राइब फिजिकल वर्ल्ड आर मास लेंथ टाइम। ये आपको पता है, जो बेसिक 7 क्वांटिटीज़ हैं और बाकी उसके अलावा जो हैं इसी में से डिराइव की जाती हैं, जिनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसको एसआई सिस्टम कहते हैं। एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन इसको कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर वो होते हैं जो अननोन कॉज की वजह से होते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं दोबारा से इनको ज़रा एक दफ़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास इस लेक्चर में, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इस तरह आगे भी सारे लेक्चर में ऐसे करते जाएंगे। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द एक्सटेंट टू विच सिस्टमैटिक एरर मेक अ मेजर्ड वैल्यू डिफर फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी एक्यूरेट वैल्यू से उसको कितना डिफरेंट करती है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। एक्यूरेसी ऑफ अ स्टेटमेंट मेजरमेंट कैन बी इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और बाय द स्टेटेड अनसर्टेनिटी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम बता सकते हैं, या अनसर्टेनिटी साथ प्लस माइनस के साथ हम लिखते हैं उसके साथ बता सकते हैं। Significant figures or digits in a measured or calculated quantity are those digits that are known to be reasonably reliable. Significant figures वो होते हैं जिनको reasonably reliable कहते हैं। मतलब क्या, जो पहले डिजिट होते हैं जो इस तरफ से लेफ्ट साइड से जो नंबर लिखना शुरू करते हैं पॉइंट के बाद भी, तो वो सारे आपके एक्यूरेटली नोन होते हैं, लेकिन वन जो लास्ट डिजिट होता है उसमें डाउट होता है, तो उसकी वजह से उसको रीजनेबली कहते हैं। जैसे 2.567 है, तो ये 7 जो है ये है डाउटफुल और बाकी सारे दूसरे सही हैं, तो ये फिर रीजनेबली रिलायबल है। ये प्रॉपर रिलायबल है, थोड़ा सा डाउटफुल जो फिर याद जो मिलके हो जाएंगे रीजनेबली रिलायबल। किसी मतलब काफ़ी हद तक उनको उन पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन टोटल नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स इज मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी आर दोज डिजिट्स दैट आर नोन टू बी रीजनेबली रिलायबल। भी पढ़ लिया हमने दोबारा से। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हैज़ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दैन एनी फैक्टर इन द इनपुट डाटा राउंड ऑफ योर कैलकुलेटर रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2.5 इंटू 3.0, ठीक है। ये इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 है। इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 हैं। मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास 25/10। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो मल्टीप्लाई। यहाँ पे 25 3 75 आ जाएगा, बटा 1000 आ जाएगा। पॉइंट को वापस लेके जाओ, आपके पास 0.075 आता है। अब इसका जो आंसर है ये 300 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आएंगे, तो आपके पास जब पॉइंट को वापस लेके जाएंगे तो 7.5, ये आपके पास 7.500, ये आपके पास आंसर है। लेकिन आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो कितने थे, 2 थे। तो हम इसको ये 0 को राउंड ऑफ करेंगे, ये 0 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 0 तो बहुत छोटा नंबर है। इसके राउंड ऑफ के रूल्स आपको पता है। जब अगर नंबर 5 है तो 5 से बड़ा है तो अगले नंबर में नंबर प्लस कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो अगले नंबर में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। अगर 5 है तो उस केस में 2 चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो ये अगर ऑड है तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर ये पहले ही इवन था, 8 6 4 2 कोई था, तो 5 का राउंड ऑफ करूँगा तो आगे कुछ भी नंबर ऐड नहीं करूँगा। ये आप लोगों ने चीज़ें सारी पहले सीखी हुई हैं। ओके, ईच एडिशन में भी ऐसे ही करते हैं, लीस्ट पे साइज के साथ हम उसको ले जाते हैं, नंबर राउंड ऑफ कर लेते हैं। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक नंबर। अब जो सिंबल्स के अंदर, जैसे हमने ये लास्ट जो पढ़ा था, ये वो उसकी दोबारा से बता रहा है कि डायमेंशन, जैसे लेंथ के लिए कैपिटल एल लिखते हैं और मैथ के लिए कैपिटल एम लिखते हैं, उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। इसके 2 सवाल हमने पहले किए थे। टू टर्म्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन। 2 टर्म्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें आपने
सिंपल सिंपल से सवाल हैं, ये बोर्ड में आने वाले सवाल होते हैं कि जो जो आपके बाद पास जो नोट्स आएंगे और चीज़ें आएंगी उनमें भी यही चीज़ें यही सवाल होते हैं। जो गेस्ट पेपर आते हैं उनमें भी इसी तरह के सवाल होते हैं, लेकिन लोगों ने ये सवाल पढ़े नहीं होते। अक्सर बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज जो है वो सही तरह से पढ़ते नहीं हैं। अब मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है बच्चे जो हैं एक्सरसाइज जब पढ़ने लगे तभी वो कहते हैं सर इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास नोट्स हैं हम उनसे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप इधर से एक्सरसाइज पढ़ते हैं और उसका आंसर अगर पीछे से आप देख लेते हैं या यहीं पे आपको सही तरह से आंसर बता दिया जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कौन से मुख्तलिफ वो हैं रेपिटेटिव फिनोमेना हैं जो उनको हम कर सकते हैं, एज यूज़ कर सकते हैं किसके तौर पर, टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर। एक क्या है, दिन और रात कितने टाइम में आते हैं, 24 घंटे। दिन और रात में 24 घंटे आते हैं, तो ये हम किसको लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसको अगर मैं देख लूँ तो ये भी मेरे पास टाइम स्टैंडर्ड बन सकता है, क्योंकि ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट करने वाले तो प्रॉपर रेपिटेशन हो तो उसको स्टैंड ले सकते हैं। दूसरा, ये एक साल में रोटेट करती है अराउंड द सन, तो दूसरा क्या है, रोटेशन ऑफ ऑन अपॉन इस एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के ऊपर जो अर्थ की रोटेशन है उसको भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको आप टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है चेंज ऑफ शेडो ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सन। जब सूरज घूमता है तो हमारा जो साया चेंज होता है, चेंज ऑफ शेडो, इसको हम देख सकते हैं। तो उसने कहा चंद आपने बताने हैं, तो आपने 3 बता दिए, काफ़ी हैं। इसके अलावा आप और भी कई सारे हैं, आप उनको देख लीजिएगा अगर करने। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, 2-3 पूछेगा, आपको ये आने चाहिए। गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। अगर कहता है पेंडुलम जो है उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे लेंगे, उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम स्टैंडर्ड वो होता है जो चेंज नहीं होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑलवेज इज 365 डेज। तो जो रोटेशन ऑफ वो है अपॉन इट्स एक्सेस, जो अर्थ की रोटेशन है वो भी 24 आवर्स लेती है, एग्जैक्ट 24 आवर्स, थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेकिन जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, चेंज नहीं होती, देयर इज़ नो चेंज। स्टैंडर्ड उसे कहते हैं जिसमें चेंज ना हो। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड कहता है अगर उसका मैं लूँ 2πL/g, अगर इसको मैं एज अ स्टैंडर्ड लूँ तो क्या फ़र्क है, इसमें क्या गलती है। इसको अगर मैं एज अ स्टैंडर्ड लेता हूँ तो इसमें गलती ये है कि L इज़ वेरिएबल। अब लेंथ आप कहेंगे मैंने रस्सी एक दफ़ा रख ली, लंबाई लंबी ले ली, वेरिएबल कैसे होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एल वेरिएबल है, जब एक चीज़ वेरिएबल आएगी तो ख़त्म होगी बात। लेकिन इसके साथ जी भी वेरिएबल है, जी जी उसी लेंथ के लिए जी फिर जब चेंज होगा तो जी चेंज होने के बाद टाइम पीरियड भी चेंज होगा। जी कैसे चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाइट। यहाँ पे टाइम पीरियड और होगा वही उसी पेंडुलम का, और सन के ऊपर और उसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर और होगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, डिपेंडिंग अपॉन हाइट है ये। जितना हम ज़्यादा दूर होंगे उससे सेंटर ऑफ अर्थ से उतनी कम ग्रेविटेशन लगेगी और उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। तो इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे। वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा। 2 यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा क्यों हम लेते हैं, एक होता है, एक है मोल और एक है केजी। इसकी वजह क्या है, 1 kg एंड अदर इज़ 1 इज़ kg एंड अदर इज़ मोल। एक तो इसकी वजह ये है कि केजी बिगर यूनिट है, ठीक है, तो ये मोल की जो चीज़ें हैं इनको हैंडल नहीं करता। मोल क्या होता है, मोल फॉर एटॉमिक होता है, और ये है इट्स स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है एटम्स के हिसाब से, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए। और दूसरी वजह ये है कि ये आपको वेट मैस बताता है, और ये आपको काउंटिंग बताता है, काउंटिंग नंबर्स बताता है, नंबर ऑफ काउंटिंग बताता है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, इस वजह से हमें दो लेते हैं हम इनको,
ये 1.3 का आंसर था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ नीडल विद स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। मिनिमम डिवीजन क्या है आपके पास, लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर, और जो स्टूडेंट्स ने वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या हैं, ए ने निकाली है जी आपके पास 0.2145 मीटर्स, बी ने आपको निकाल के दी है जी 0.21 मीटर्स, और सी ने आपको निकाल के दिया है 0.214 मीटर्स। अब 1 मिलीमीटर जो है ये मीटर्स के अंदर निकाला है, और आपके पास लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ मीटर, और -3 को मैंने ख़त्म करना है यहाँ से, तो मैं इस पॉइंट को मूव करूँगा, 2 पॉइंट इधर आएगा, तो ये 0.001 मीटर। तो जिसकी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसने बिल्कुल सही मेजरमेंट की है। इसने जो लास्ट नंबर है उसको मिस कर दिया, और इसने एक खुद से तुक्का लगाया आगे, 4 तक वैल्यू मेजर कर सकता था, 5 उसने देखा 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है तो उसने तुक्का लगा दिया। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है इन दोनों की निस्बत। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अगला सवाल, ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट एनालॉगस, वीकेस्ट लिंक। इसके बारे में हम कहते हैं क्या बात कर सकते हैं जो हमारी मेजरमेंट्स के अंदर आती है होगी। तो इसके बारे में बड़ी आसान सी एक बात है कि एक मेजरमेंट उतनी ही एक्यूरेट होगी, एक मेजरमेंट उतनी ही एक्यूरेट होगी जितना उसका लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, मेजरमेंट इज एज एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। जितनी उसकी सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू होगी एक्यूरेट, उतनी ही एक्यूरेट आपकी ओवरऑल सारी बन जाएगी। ये 1.5 था। ठीक है, उसके बाद 1.6 है पीरियोडिक ऑफ पीरियड ऑफ जो आपका है सिंपल पेंडुलम है, वो आपने टाइम के साथ स्टॉप वॉच के साथ मेजर किया, क्या क्या गलतियाँ आ सकती हैं। पहली गलती, स्टॉप वॉच ही ख़राब है, तो क्या आ जाएगी, सिस्टमेटिक। अगर एक में एक जैसा एरर आ रहा है तो उसमें भी दूसरे में भी सिस्टमेटिक एरर आ रहा है। दूसरी क्या है, पर्सनल, जो चलाने वाला है उसको ही नहीं पता कब ऑन करना है उसको, कब ऑफ करना है, तो आपके पास पर्सनल एरर दूसरी पॉसिबिलिटी है। इंक इसकी कम हो गई है, लेकिन चलें ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं इसको इंक को रिफिल करूँगा। डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन। अब कह रहे जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पीछे किए थे, जिसमें उन्होंने टाइम पीरियड के डायमेंशन निकाले थे जो L/G के इक्वल आए थे, तो यहाँ पे एक साथ कांस्टेंट भी था 2π। तो क्या ये इसके बारे में कुछ बताता है, L/G इनका आपस में ताल्लुक होता है, इसको वो कंसिडर ही नहीं करता। तो मतलब ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू के लिए कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉट गिवन, इससे हमें कल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ इससे हमें उसकी दूसरी चीज़ें मिलती हैं। अब डायमेंशन देखनी है हमने किसकी, प्रेशर की और डेंसिटी की। ये वही इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस वाले सवाल हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फार्मूले आने चाहिए। प्रेशर का फार्मूला आप लोगों को आता है, एक सेकेंड, मार्कर एक और ही पढ़िए, उसको देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। इसको देखते हैं, थोड़ी सी सही है। ठीक है, प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स आपके पास क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन, और ये न्यूटन है। एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर है। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह पे m आएगा, मीटर की जगह पे l आएगा, s की जगह पे t-2 आएगा, ओवर नीचे क्या है, मीटर है, मीटर की जगह पे l का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास प्रेशर बन जाएगा m, L1 और L-2 पर जाकर -2 हो जाएगा, तो L-1 T-2। ये आपके पास प्रेशर के वो आ गए, डायमेंशन आ गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेंसिटी की पूछी, उसने डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर आएगा मैस और नीचे आएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है उसको मैं रो साथ लिखूँगा, तो इसको मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस का क्या आएगा, कैपिटल M, और वॉल्यूम का होता है L³ का होता है, तो इसकी जगह पे M और L का क्यूब आ जाएगा। तो ये जब इसको ऊपर जाए लेके जाएंगे ML-3। ये आपके पास डेंसिटी के डायमेंशन आ गए L-3।
ओके, वो कह रहा है जी अब आपके पास लैम्डा और वी और एफ दिया हुआ है, तो आपने इट्स फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ ऑफ डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वी इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा सही है कि एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सही है। हमें वैसे तो पता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड है वो आपके पास दुरुस्त है, तो एक गलत है, तो उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है? थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। एक है मेरे पास, उन्होंने कहा जी एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, ये चेक करो ये ट्रू है कि नहीं, और उसने ऊपर उसकी डायमेंशन दी हुई है, लैम्डा की है एल, एफ की है टी माइनस क्योंकि टाइम के से का इन्वर्स होता है, और वी है एल टी माइनस वन। ये हमने पहले सारे की हुई हैं, हमें वैसे ज़ुबानी पता। तो इसके में पुट करेंगे टी माइनस वन इधर आ जाएगा, और वी की जगह पे एल टी माइनस वन आ जाएगा, और लैम्डा की जगह पे एल आ जाएगा। इस तरफ क्या बन जाएगा एल स्केयर टी माइनस वन, और इधर टी माइनस वन। तो ये गलत है, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है जो रिलेशन है। तो हमारे पास रिलेशन दूसरा जिसने कहा जी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब एफ क्या है टी माइनस वन, वी क्या है आपके पास एल टी माइनस वन ओवर लैम्डा क्या है एल। ठीक है, इसका एल इसके एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और टी माइनस वन इक्वल्स टू टी माइनस वन आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन जो है ये ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 1.9 वाला सवाल था, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।